नमस्कार। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन बालिकाओं के उत्थान, उनके सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अक्टूबर 2012 से इस खास दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। हर साल ये खास दिन एक खास थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल इस खास दिन की खास थीम है माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। बेशक 21वीं शताब्दी में 21वीं सदी में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। लेकिन क्या वास्तव में हमारे समाज में लड़का और लड़की के बीच भेदभाव कम हुआ है? क्या सभी धर्मों में लड़कियों को लड़कों के साथ समानता का, इक्वालिटी का दर्जा मिला है? इन्हीं विषयों पर हमारे दो खास मेहमानों से चर्चा करने के लिए आज हमने चुना मेवात को। अब आप कहेंगे कि मेवात ही क्यों? बेशक मेवात हरियाणा का सबसे कम विकसित क्षेत्र है, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में मेवात ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, दूसरे ज़िलों के लिए एक उदाहरण है। हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं वो भी दूसरों के लिए, दूसरी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक एग्जाम्पल हैं। हमारे साथ हैं सलोनी शर्मा, आप युवा आईएएस अधिकारी हैं और एसडीएम नूह के पद पर कार्यरत हैं और इतनी कम उम्र में ये जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ हैं बेगम मोहम्मदी मेवाती जी, मेव कम्युनिटी की पहली महिला ग्रेजुएट मोहम्मद बेगमी जी, ये खिताब आपके नाम है। साथ ही आप महिला उत्थान के लिए, उनके अधिकारों के लिए लगातार लड़ रही हैं और पुरानी सोच को बदलने का भी सराहनीय काम कर रही हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बेगम साहिबा, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे है। जब आप स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, उस टाइम के मेवात में और आज के मेवात की जब बात की जाती है तो आज के मेवात में जब लड़कियों की तालीम और करियर के बारे में हम बात करते हैं तो कितना परिवर्तन देखने को मिलता है? नमस्कार। अगर मैं उस टाइम को, जो मैंने अपना बचपन, मेरा 70 में फर्स्ट क्लास में एडमिशन मेरे पेरेंट्स ने दिलाया। उस वक्त तो मुझे नहीं पता कि 70 में क्या पोजीशन होगी, लेकिन जब मैंने 79-80 में मैट्रिक किया है, तब मैट्रिक के बाद मुझे एहसास हुआ कि पूरे इलाके में कोई बच्ची मैट्रिक में नहीं है। मैं अकेली बच्ची थी और बोर्ड हुआ करता था। बोर्ड तो आज भी है, लेकिन उस ज़माने में शायद बोर्ड का एग्ज़ाम देना ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ी आपने जीत कर ली हो। और बोर्ड में अमूमन आधे से ज़्यादा बच्चे फ़ेल हो जाते थे और 10th को मैंने बहुत अच्छे 58% मार्क्स से उस वक्त पास किया था, जो करीब करीब फर्स्ट डिवीज़न के था। तो मुझे अपने ऊपर इतना फ़ख्र होता है कि लड़के सारे लोग फ़ेल हो गए हैं, मेरे बहुत सारे साथी लोग जो हैं वो फ़ेल हो गए हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। तो उस ज़माने में जब इस कम्युनिटी में, ख़ासकर मेवात में, और मेव नहीं बल्कि मेवाती में सब के लिए कहूँगी, उस वक्त बहुत कम बच्चियाँ पढ़ती थी मेवात में। और कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जब 10वीं के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरे पापा ने प्रिंसिपल साहब के पास मैसेज भेजा, तो प्रिंसिपल नूह, YMD नूह कॉलेज के प्रिंसिपल और नगीना कॉलेज के प्रिंसिपल्स को जब ये पता चला कि किसी बच्ची ने मैट्रिक किए, और मेरे पापा 3-4 दिन टाइम गंवा दिया कि भाई एडमिशन कराएं या नहीं कराएं, फिरोज़पुर से नगीना जाएगी, भेजें या ना भेजें। इस कस्म में उन्होंने प्रिंसिपल को तो दे दिया कि बच्चे का एडमिशन कराना है, लेकिन अभी सोचने लग गए कि लोग क्या कहेंगे, बच्चे को पढ़ाएं कैसे। तो 8 दिन हो गए तो प्रिंसिपल फिरोज़पुर झिरका खुद, मधुर साहब हुआ करते थे गवर्नमेंट कॉलेज नगीना में, उस ज़माने में ये प्राइवेट कॉलेज हुआ था उस टाइम में। तो मधुर साहब खुद हमारे घर पे गए और मेरे पापा से कहा कि आपकी बेटी पूरे इलाके की पहली बच्ची है जिसने मैट्रिक किया है। हम तो सुन के हैरान हो गए, आप इस बच्ची को हमें दे दीजिए और इसको कॉलेज में एडमिशन हम अपने आप करा देंगे, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन आप इस बच्ची को हमें दे दीजिए। तो खैर उस तरह से मधुर साहब के मैं आभारी हूँ कि अगर वो शायद मेरे घर में नहीं जाते तो शायद मेरे पापा कसम रहते कि भेजूँ, कैसे भेजूँ, जाएगी कैसे, नगीना कैसे जाएगी, और शायद मैं नहीं कर पाती। खैर एडमिशन हुआ, एडमिशन जाके जब कॉलेज में देखा तो हम सिर्फ 8 लड़कियाँ, फिरोज़पुर झिरका से लड़कियाँ थे 8, सिर्फ 8 लड़कियाँ, जबकि हमने मैट्रिक कम से कम 25-30 लड़कियों ने किया था।
जो मैंने सीनियर सेकेंडरी दयान स्कूल से मैट्रिक किया था, 25-30 लड़कियां हम लोग करीब थे, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ हम 8 बच्चियों में भी 3 बच्चियां फिरोजपुर की थी और बाकी 5 बच्चियां नगीने की थी। मतलब उन 26 बच्चियों में से सिर्फ 3 बच्चियां हम लोग नगीना कॉलेज के लिए। बेगम साहिबा, आप 3 बच्चियां थी, लेकिन उस वक्त के उस वक्त का जो मेवात था और आज का मेवात, डिफरेंस कितना आया है, बदलाव कितना आया है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। अगर आप एडमिशन की बात करें, आप गवर्नमेंट डाटा ले लीजिए हर साल का। मैं जस्ट ये करूँगी, फर्स्ट क्लास में इसी साल का हम डाटा लेते हैं, अगर 14,000 लड़के एडमिशन ले रहे हैं तो 12,000 लड़कियां भी एडमिशन ले रही हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लड़कियों का एडमिशन ज़्यादा है, लड़कों का एडमिशन कम है, ऐसा भी होता है। ये वाकई काबिले तारीफ बात है। सलोनी जी, आपकी तरफ बढ़ते हैं। मेवात हरियाणा का बेहद पिछड़ा इलाका, सबसे कम विकसित जिसे हम कहें वो क्षेत्र, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे अव्वल। तो इस विरोधाभास को आप कैसे देखती हैं? इस विरोधाभास के पीछे एक तो यहाँ का जो सोशियो रिलीजियस रेशो है पॉपुलेशन का, उसका बड़ा रोल है। बाकी जो हरियाणा है उसमें ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं, अब वो विद डेवलपमेंट छोटी होती जा रही हैं और उन छोटी फैमिलीज़ में जो प्रेफरेंस है वो सन के लिए है। पर यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। धार्मिक रीजंस की वजह से भी लोग अपना जो प्री नेटल प्री कंसेप्शन वाला टेस्ट है वो नहीं कराते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो वाली अभी सोच भी नहीं है कि वो लड़की को ज़्यादा प्रेफर करते हों। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की जो सोशल मेकअप है उसकी, कि ऐसा कोई भेदभाव या प्रेफरेंस नहीं है फॉर अ सन। कि कई बार होता ऐसे हैं कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और उनमें काबिलियत भी होती है आगे बढ़ने की, लेकिन परिवार से वो सहयोग नहीं मिल पाता। तो इस सोच को कैसे बदला जाए? एक्चुअली देखिए, ये एक सोशल चेंज है और सोशल चेंज एक लंबा टाइम लेता है। सोच को अगर आप बदलने की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं ये कहूँ कि अगर मैं अपने ज़माने को या उसके बाद के थोड़े ज़माने को देखती हूँ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा विरोध कर लड़कियों को सहना पड़ता था। अपना ब्रदर बहुत विरोध कर रहा होता था, सबसे पहले अपने चचा था वो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे, फिर समाज के लोग बहुत विरोध कर रहे थे। अभी लोगों को उतना ज़्यादा नहीं है। अभी अगर लोग नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसकी दूसरी वजह भी है। फ़र्ज़ करो बच्ची ने प्राइमरी स्कूल किया है, गाँव में प्राइमरी स्कूल है लेकिन उसके बाद मिडिल स्कूल नहीं है, तो बच्ची ड्रॉप आउट हो जाएगी, क्योंकि वो उस गाँव से दूसरे गांव में नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो आज का जो माहौल है, जिस तरह की बच्चियां सुरक्षित नहीं लोग महसूस कर रहे, तो उसकी वजह से वो लोग प्राइमरी करके उसको बिठाएंगे। अगर गांव में हाई स्कूल है तो बच्ची हाई स्कूल तक ज़रूर पढ़ेगी। ये अभी आप डाटा देख सकते हैं। मैं भी देख रही थी कि 8वीं में लड़कियों का ज़्यादा रेशियो था और लड़कों का कम था स्कूल में। तो क्योंकि वहाँ जो है 8वीं स्कूल अगर बराबर है तो बच्चियाँ बराबर पढ़ रही हैं। जब मैं कह रही थी कि 12,000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, 14,000 लड़के ले रहे हैं, और वो जब +2 तक जाएंगे, जब 12,000 में गए और सिर्फ 1,668 बच्चियाँ बच रही हैं। मतलब +2 तक पहुँचते पहुँचते वही 12,000 बच्चियाँ, 1,600, ये इसी साल का डाटा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो क्योंकि वो कहीं 8वीं में बैठ गई, कहीं 5वीं में बैठ गई है, फिर 10वीं के बाद बैठ गई है, फिर +2 के बाद बैठ गई है। क्योंकि अभी तो फिर भी देखिए कॉलेज हर जगह पर कॉलेज हो गया। नूह में भी आपको लड़कियों का कॉलेज अलग मिलेगा, दूसरा कॉलेज YMD कॉलेज, तावड़ू में आपको कॉलेज मिलेगा, फुनहाने में आपको कॉलेज मिलेगा, नगीना में आपको कॉलेज मिलेगा, फिरोजपुर में आपको कॉलेज मिलेगा। अभी जो थोड़े समझदार लोग हैं वो अपनी बच्चियों को कॉलेज में भी भेज रहे हैं। लेकिन फिर जो दूसरी प्रॉब्लम बच्चियों को आती है वो सबसे ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि रूरल एरिया है, वहाँ से बच्चियों को कॉलेज तक पहुँचने में बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से भी उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉप आउट होता है। और जो एक और जो वजह है, इकोनॉमिकल जो लोग हैं ना वो थोड़े गरीब लोग हैं, क्योंकि उनके पास अपना, अगर किसी के फादर की जॉब है तो उनकी बच्ची तो बहुत अच्छी पढ़ेगी, वो तो इंजीनियरिंग करेगी, मेडिकल करेगी और दूसरी अच्छी पढ़ाई करेगी, बाहर भी पढ़ेगी, दूसरे शहर में भी चली जाएगी। लेकिन जो ज़मींदार हैं, क्योंकि किसान है, 80% लोग तो किसान ही हैं, और उन किसानों में से भी 70% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मार्जिनल से भी नीचे और बहुत ही लेबर टाइप के लोग हैं। तो वो लोग बच्चियों को पढ़ाने के लिए फिर बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। इस वजह से भी वो फिर बच्चियाँ रह जाती हैं, महरूम रह जाती हैं। हालांकि एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री है, लेकिन उसके बाद भी किताब है, कॉपी है, ड्रेस है, आने जाने का खर्चा है, वो खर्चा भी बेयर करने में लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। ये वजह भी है कि उनकी बच्चियों की ड्रॉप आउट की होती है। सलोनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब मेवात की बात की जाती है
तो मेवात में जो धार्मिक और सामाजिक ताना बाना है वो बिल्कुल अलग है हरियाणा के दूसरे ज़िलों को देखते हुए। ऐसे में जब महिलाओं और बच्चियों के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके लिए जो विभिन्न जो योजनाएं हैं वो लागू की जाती हैं, तो उनको लागू करने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को परेशानियों का सामना तो एज सच नहीं करना पड़ता है, पर जो स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में एक जो चीज़ बहुत बड़ा रोल निभा सकती है वो ये है कि एजुकेशन या शिक्षा जो भी हमारी गर्ल चाइल्ड की हो या फिर किसी भी महिला की हो, जब वो छोटी होती है, एडोलेसेंट होती है या फिर एक महिला बनती है, इसमें एक अगर उसको यही नहीं पता कि मेरी खुद की हेल्थ या न्यूट्रिशन कितना इम्पॉर्टेंट है, या तो वो अपने बच्चे तक वो नहीं जाएगा, उसको ये नहीं पता कि उसके लिए आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट इम्पॉर्टेंट है, या वो ANC विजिट्स जो 4 होनी चाहिए उसकी प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सब जो अवेयरनेस है ये लिटरेसी से या शिक्षा से ज़रूर आती है। तो मैं मैडम मोहम्मदी से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि वैसे यहाँ पे जो इच्छा है पढ़ने की वो ज़रूर है, और पेरेंट्स अब पहले से बहुत ज़्यादा सोशल चेंज आ गया है कि बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, परंतु कुछ कारण हैं जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कमी है, दूरी बहुत है कि बच्चियां नहीं जा रही है, तो उस तरीके से वो थोड़ा सा पिछड़ रही हैं। और जब वो एजुकेटेड नहीं है तो लैक ऑफ एजुकेशन जो है उससे वो उन स्कीम्स की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। तो अगर क्लेanलीनेस की बात की जाए, हाइजीन एंड सैनिटेशन की बात की जाए, तो वो भी चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चाह रहा है कि लोगों तक पहुँचे, पर फिर भी वहाँ पे थोड़ी बहुत कमी वहाँ पे रह रही है। पर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी हमारी बहुत ज़्यादा है कि उस तरीके के सिस्टम्स हों। अगर बिजली है तो बिजली की सप्लाई भी हो, पूरा ग्रिड इस तरीके का हो, या रोड्स हैं तो वो रोड्स प्रॉपर्ली बने हों, या हमारा जो क्लेanलीनेस का ही पूरा जो मैकेनिज्म है कि डोर टू डोर कलेक्शन हो जाए, वो जहाँ के डंप हो जाए, तो उसमें अगर हमारा भी पूरा रोल रहेगा तभी हम शायद थोड़ा बहुत लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस तरफ आगे बढ़ेंगे। महिलाओं को कहने को अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आज भी लड़ना पड़ता है। तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस सोच को कैसे बदला जा सकता है? एक्चुअली देखिए, जब समाज में कोई ऐसी होता है कि उसको चेंज करना मुश्किल होता है, तो कुछ इनिशिएटिव देना शुरू करना चाहिए। मतलब मेरी अपनी सोच है, हालांकि इनिशिएटिव के मैं अभी थोड़ा सा विरोध करती हूँ क्योंकि लोगों को आदत बन जाती है वो इनिशिएटिव लेने की, फिर वो मिलेगा तो काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको अपना एक एग्जांपल दूंगी। 2008 में मेरी बेटी को MBBS में एडमिशन के लिए मैंने एग्ज़ाम दिलाया, कर्नाटक का कॉमेड का टेस्ट दिया। तो उसको जब टेस्ट दिलाने गई तो मेरा एक स्टूडेंट वहाँ पर BMS कर रहा था। मैं उनके पेरेंट्स ने कहा कि आप बैंगलोर जा रहे हो, ज़रा मेरे उस बच्चे से मिल के आना। मैं उस बच्चे से जब मिलने गई तो उसने अपने डायरेक्टर से मुझे मिलाया, अपने कॉलेज के। तो उस डायरेक्टर से जब मैंने बातचीत करी तो मैंने उनसे वैसे ही रिक्वेस्ट किया कि सर आप इतना अच्छा कॉलेज चला रहे हो, नर्सिंग कॉलेज है, ये है, वो है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, कुछ हमारे इलाके के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, हमारा इलाका बहुत पिछड़ा है। तो बोले कि हम क्या कर सकते हैं। बोले मेरे पास नर्सिंग कॉलेज है, मैं आपको 10 सीटें फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, 10 सीटें फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, आप अपनी बच्चियों को भेज दीजिए। तो उस पर मेरे एक साथी ने प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट लेके मैं मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी में उस वक्त प्रोजेक्ट ऑफिसर हुआ करती थी। तो अपने CO साहब से मिली कि सर ये एक प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको सैंक्शन कर देंगे तो मेवात का कम से कम हेल्थ के फील्ड में कुछ चेंज ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे हम बहुत सारा काम कर रहे हैं क्योंकि मैं बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम करती थी MD के साथ, तो हेल्थ में भी कुछ हमारा काम होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से सैंक्शन है, लेकिन गवर्नर साहब हमारे चेयरमैन हैं मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के, आप उनसे सैंक्शन करा के लेकर आइए। तो AR किदवई साहब मरहूम उस वक्त हमारे गवर्नर थे हरियाणा के, मैं उनसे मिली कि सर ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट अगर आप इसको पास कर देंगे तो मुझे लगता है मेवात में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने प्रोजेक्ट पढ़ा, कहा कि मेरी तरफ से सैंक्शन है, लेकिन बच्चियों को भेजना अब तुम्हारा काम है। आप सोचेंगे मैं ये मई 2008 से अक्टूबर 2008 तक मेवात के जहाँ मुझे पता चला, स्कूल से मैंने लिया अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि कितनी बच्चियों ने +2 किया है, तो मैं 19 बच्चियों के पास 19 गाँव में जाके मैंने पहुँच करी और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम ऐसे ऐसे हम MD से प्रोजेक्ट बच्चियों के लिए शुरू कर रहे हैं, आप इसमें अपनी बच्चियों को भेज दो। तो क्योंकि इस इलाके के लोग मेरे को थोड़े से बहुत अच्छे से बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली पूरी ज़िंदगी लगाई है मेवात
के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और ऑलमोस्ट फील्ड में ही रही हूँ, तो लोगों में एक बहुत अच्छी पकड़ है। तो कुछ लोगों ने मेरे को कोऑपरेट किया और अपनी 19 बच्चियों की एप्लीकेशन एमडीए में लगा दिया, जिसमें से 11 बच्चियों को मैं बेंगलोर भेज पाए हम लोग एमडीए की तरफ से। 11 बच्चियों को जीएनएम एडमिशन कराया और उनके पेरेंट्स से मैंने कहा कि ये एमडीए की जिम्मेदारी है और बल्कि पर्सनली मुझे पकड़ लेना, इनकी जॉब लगवा देंगे हम, क्योंकि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट तो टोटली एजुकेशन और हेल्थ तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी हालात नहीं थे मेवात में, सभी वैकेंट पड़ी होती हैं पोस्टें। तो खैर वो बच्चियों ने 3 साल वहाँ पढ़ा, 3.5 साल पढ़ के यहाँ आई और फिर उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज से सीएमओ साहब से सबसे टाइप करके उन बच्चियों को एडजस्ट कर दिया। जैसे बच्चियाँ एडजस्ट हुई, लोगों को लगा अरे कितना अच्छा है, 3 साल पढ़ करके और बच्ची तो अच्छी खासी नौकरी लग रही है। उसके बाद अगले साल फिर हमने 23 बच्चियाँ, 11 के अगेंस्ट 23 भेजी, फिर 25 भेजी, फिर ऐसे तो बच्चियाँ जाती रही। और 2010 में मैंने एक्चुअली एमडीए छोड़ दिया था और 10 तक मैंने कम से कम 75 बच्चियों को भेज दिया था और उसके बाद भी एमडीए ने उसको कई साल जारी रखा। और आज देखेंगे लोगों का सोच, मैं वो जो कह रही हूँ लड़की सोच बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा आपने उनको हमने इंसेंटिव दिया कि आपको हॉस्टल का फीस हम दे देंगे, कॉलेज उनका फ्री है, आप बच्ची को भेज दो, थोड़ा सा टोकन मनी हमने उनसे लिया क्योंकि कहीं छोड़ के ना जाए, अगर छोड़ के आ जाएंगे तो हमारी सीट वेस्ट जाएगी। तो हमने थोड़ी फीस उनसे बच्चों से भी रखी थी जो वो दे सकते थे। और आज देखेंगे मेवात में ये हालात है कि इसमें नर्सिंग में लोग अपने आप बैंगलोर में एडमिशन करा रहे हैं, इंदौर में एडमिशन करा रहे हैं, भोपाल में एडमिशन करा रहे हैं, आलूर में, जयपुर में, जहाँ पूछती हूँ बच्ची कहाँ पढ़ रही है, बोलो वहाँ नर्सिंग कर रही है। तो एक चेंज हो, थोड़ा सा मेहनत किया, ऑफिस ने भी मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया, उनके पेरेंट्स ने मेहनत किया और लोगों की सोच बदल गई। आज की डेट में अगर मेवात में कम से कम 200 नर्सें हैं, जिनमें मतलब ये बहुत बड़ा रोल है एक मेवात में। और मेडिकल में आप सोचेंगे कम से कम भी, ये तो मैं बहुत वैसे आंकड़ा बता रही हूँ, कम से कम 30 बच्चे मेवात के बच्चे डॉक्टर हैं। मेरी 2 बेटी हैं, दोनों बेटी मेडिकल ऑफिसर। ये अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ़ की बात है कि इतने बच्चे डॉक्टर भी हैं और नर्सिंग में भी हैं। पीजी का टेस्ट रिजल्ट आया है, नीट पीजी का, और उसमें हमारी मेवात की एक बच्ची अकेड़ा से है जिसने 406 रैंक लिया है ऑल इंडिया लेवल पे और पीजी में वो गई है। वो सबके लिए रोल मॉडल है। हालांकि मेरी बेटी दोनों एमबीबीएस है, अलीगढ़ से किया, कर्नाटक से किया। बेगम साहिबा, आपसे भी बातचीत जारी रखेंगे। सलोनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी नवनियुक्त हैं, न्यूली अपॉइंटेड हैं, ऐसे में आप महिलाओं की भलाई के लिए और ख़ासकर जो मेवात क्षेत्र है यहाँ की अगर हम बच्चियों की भलाई की बात करें तो उनके लिए सुधार जो किए जाते हैं उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी? अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम बहुत सारे स्टेप्स हैं जो बच्चियों के लिए ले सकते हैं, जिसमें कि अगर एजुकेशन की बात की जाए, जैसे पहले भी मेंशन हुआ कि जिससे कि ड्रॉप आउट रेट्स कम हो, उसमें हम 3-4 स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं। जैसे कि जो टॉयलेट्स हैं हमारे स्कूल्स में, वो सेकेंडरी स्कूल्स हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो, उसमें वो प्रॉपर हो, सेपरेट हो, क्लीन हो, और जो प्रोडक्ट्स हैं मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, वो उनको वहाँ पे सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स हो, जिससे कि जब भी माहवारी या फिर एडोलेसेंट गर्ल्स जब प्यूबर्टी हिट करती हैं तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उनके ड्रॉप आउट होने का। एक और रीज़न जो ड्रॉप आउट होने का होता है वो ये है कि प्राइमरी तो जब स्कूल में ही है, प्राइमरी स्कूल तो हमारे गांव में ही है, पर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के लिए उनको दूर जाना पड़े। तो दूर जाने में अगर रास्ते में ही रास्ता बहुत लंबा हो या रास्ते में अगर शाम हो जाए आने वापस में, तो और इतना दूर दूर पेरेंट्स नहीं भेजना चाहेंगे। तो उसमें हम 2 स्टेप्स जो ले सकते हैं वो ये है कि एक तो उनका ट्रांसपोर्ट, जो बसेस चलती थी अभी कोविड के चलते वो उनमें कुछ कमी आई है, तो हम उसमें कुछ कर दें कि उनका ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो जाए। एंड थर्ड इज़ कि स्ट्रीट लाइटिंग, अगर अगर लाइट वगैरह हो जाए तो बच्चियों को भी एक सेफ माहौल मिलेगा बाहर निकलने का, और दूसरा पेरेंट्स भी थोड़े कंफर्टेबल हो गए उनको भेजने में। सिमिलरली हम हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत काम कर सकते हैं। अभी कुछ NGOs भी हैं जिसके और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बहुत एफर्ट्स ले रहा है, जिससे कि जो प्रसूति महिलाएं हैं या फिर जो बच्चियां हैं उनको उनमें जागरूकता बढ़े। और दूसरा, एक जो अनीमिया का लेवल है हमारे मेवात में, वो 4 से 5 का जो हीमोग्लोबिन एवरेज है, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट। तो उसको अगर हम बेटर कर पाएंगे तो ना सिर्फ उनकी खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि जो बच्चे होंगे उनके वो भी हेल्दी रहेंगे। एंड इसी तरीके से अगर सेक्सुअल हेल्थ पे एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे हम उसको इन बारे में जागरूक कर पाएँ कि जो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो बढ़े,
और जो गर्भ निरोधी जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो पिल्स हैं वो लें, जिससे कि अगर संख्या कम होगी बच्चों की तो उसी प्रकार से जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो बेटर होगी और उनका भरण पोषण अच्छे से होगा। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं, ये तो मैंने 2 ही बताए, बाकी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है इस ज़िले में वर्क करने की, ना सिर्फ मेरे बल्कि सभी लेवल्स पे। एंड वी आर वेरी श्योर दैट जैसा कि इन्होंने मैडम ने भी बताया कि चेंज स्लोली आएगा, पर कोशिशें जारी रहेंगी तो वो ज़रूर आएगा। बेगम साहिबा, अक्सर हम ये देखते हैं कि छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं या काम पे जाने वाली लड़कियां हैं जो वर्किंग वीमेन हैं, उनके साथ भी यौन शोषण की घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं, लेकिन जब उनका शोषण होता है तब वो अक्सर चुप रह जाती हैं, उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाती। तो उन महिलाओं को, उन बच्चियों को, लड़कियों को कैसे एनकरेज किया जाए कि वो जब भी अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो तो वो आवाज़ उठाएं? इस दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? एक्चुअली इसमें ना सबसे बड़ा जो रोल होता है वो थोड़ा पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स बच्ची को कहें कि अगर कुछ भी गलत होता है तो आप सबसे पहले तो आप उसका विरोध करेंगे, है। दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स ही अमूमन ये कह देते हैं कि समाज में बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, चुप रहो, इस चीज़ को दबा दो, है ना। एक ये चीज़ से बच्चे का, जो बच्ची अगर कुछ कहना भी चाह रही है, करना भी चाह रही है, बताना भी चाह रही है, तो उसका हौसला थोड़ा टूट जाएगा। तो पेरेंट्स को इस चीज़ पे, और ख़ासकर मदर को इस चीज़ पे बहुत एक तरह से, चाहे उसके लिए एनजीओज़ का यूज़ करें, एक अवेयरनेस की भाई बच्चियों का इस तरह का कहीं भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उसका एकदम बच्ची को भी विरोध करना, ये बच्ची को मदर समझाए। जैसे हमारी माँ ने हमको हमेशा ऐसे बच्चियों की तरह नहीं पाला, वो हमेशा ये कहती थी कि आप में और उस मेरे ब्रदर के लिए बोलती थी, उसमें क्या फ़र्क है, तुम लड़कों की तरह क्यों नहीं रहती, तुम भी तो लड़के हो, तुम भी साइकिल चलाओ। मैं उस ज़माने में 76 में साइकिल चला के दोनों बहन भाइयों को, छोटे भाई को आगे और छोटी बहन को पीछे बिठा के साइकिल लेके जाती थी। मेरी मदर कहती है जब वो भाई कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकती। तो एक बोल्डनेस आती है आपके अंदर। तो ये बोल्डनेस जो बच्ची में जो है ना, वो मदर सबसे बड़ी गुरु होती है वो भरने की, ये भरनी पड़ेगी। दूसरा ये कि अगर किसी बच्ची के साथ कुछ हो जाता है तो प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल शुरू होता है कि फ़र्ज़ करो बच्ची पुलिस के पास पहुँचती है तो पुलिस ने उस पर बहुत जल्द तहकीकात करके उसको पनिशमेंट देना है, ताकि दूसरे लोगों को ये मिले कि भाई नहीं, अगर गलत कर दिया तो हम लोगों को ये सज़ा होगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद एक बच्ची को देखा, एक बच्ची मेरे पड़ोस के गांव की थी, दोनों बहनें, अभी दोनों, बड़ी बहन ने तो जेबीटी किया है, छोटी बहन नर्सिंग में चली गई जयपुर के लिए। उन बच्चों को गाँव के लड़के बहुत तंग करते थे, तो तब तक मेरी उन बच्चियों से मुलाकात नहीं थी। एक दिन एसपी साहब के ऑफिस में मैं किसी काम से थी, तो वो दोनों बच्चियां वहाँ आई हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चियां यहाँ कैसे घूम रही। मैंने कहा बेटे आप यहाँ कैसे घूम रहे हो। बोले मम हमारे गांव के ऐसे ऐसे 2 लड़के हमको बहुत तंग करते हैं और स्कूल नहीं जाने देते, बहुत ही तंग करते हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो हम एसपी साहब से, फिर मैं उन बच्चियों को लेके एसपी साहब से मिली। मैंने कि किसी की कंप्लेंट का कुछ सुधार हो या ना हो, लेकिन वो दोनों लड़के अंदर जाने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इन बच्चियों का आप पे भी विश्वास बना रहे और दूसरी बच्चियाँ भी देखो कि उनको वो छेड़ते थे तो उन्होंने उनको सज़ा दिला दी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस पर प्रशासन भी और समाज भी थोड़ा सा जागरूक हो और उस बच्चियों को कोऑपरेट करे। सलोनी जी, क्या आप मानती हैं कि महिलाओं के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं या जो मैनेजमेंट होता है उसको एक महिला अधिकारी अच्छे से लागू कर पाती है? बट बेहद ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे। बेहद ही कम शब्दों में मेरा आपको रिस्पॉन्स ये रहेगा कि मेरी ये बिल्कुल भी धारणा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो फीमेल ऑफिसर हो या मेल ऑफिसर हो, जो भी, जिसकी भी मॉरल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, जो भी एम्पैथी रखता है, जो भी सहानुभूति रखता है एक दूसरे ह्यूमन के लिए, एक दूसरे इंसान के लिए जो उसकी नीड्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इसका फ़र्क पड़ेगा कि एक लेडी ऑफिसर विमेन स्कीम्स में ज़्यादा अच्छे से डिलीवर करेगी। एक लेडी ऑफिसर भी हो सकती है जिसकी मॉरल वैल्यूज़ करप्ट हो सकती हैं, जो और दूसरी महिलाओं के दर्द या दुख को ना समझे और उनसे सहानुभूति ना रखे और उनके लिए काम ना करे। और एक मेल ऑफिसर भी ऐसा हो सकता है जो कि उनके इश्यूज़ को समझे, उनको रिस्पेक्ट करे और उसके सॉल्यूशंस के लिए आगे बढ़े। तो मेरा मानना ये है कि एन ऑफिसर इज़ an officer and they should definitely work for the benefit of humankind, the citizens, irrespective of them being male or female. बेगम साहिबा, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में आप मेवात क्षेत्र की लड़कियों और महिलाओं का भविष्य कैसा देखती हैं? एक्चुअली हरियाणा की बेटियों ने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है और हमें बहुत फ़ख्र होता है। चाहे बेटी
भिवानी से हो, चाहे सोनीपत से, पानीपत से, रोहतक से, कहीं से भी है, लेकिन बेटी हरियाणा की है। जब स्पोर्ट्स में देखते हैं तो हमें बड़ा नाज होता है कि हमारी बेटियाँ, एजुकेशन में भी हमारी बेटियाँ, इस साल अगर IAS के उसमें देखेंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे हरियाणा के आए हैं, तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब हरियाणा के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि मेवात के बच्चे भी उनके साथ साथ चलें, चाहे स्पोर्ट्स में भी उतने। अभी मेवात के 2 बच्चों ने नेशनल एथलेटिक्स में टॉप किया है, मतलब फर्स्ट पोजीशन लिया है, तो बड़ा खुशी हुई। लड़के थे दोनों बच्चे, बट अच्छा लगा कि मेवात के बच्चों ने पूरे इंडिया में अपना रेस में पहला स्थान प्राप्त किया। तो मेवात की बच्चियों का मैं भी ये चाहती हूँ कि एजुकेशन में बहुत आगे जाएं और उनका हेल्थ बहुत अच्छा हो, और जैसे हमारी हरियाणा की बेटियाँ पूरी हिंदुस्तान में नाम कर रही हैं, ऐसे मेवात की बच्चियाँ भी उन बच्चियों के साथ कदम से कदम मिला के चलें, उसी तरह पढ़ें लिखें, उसी तरह खेलें और आगे बढ़ें और अपने हरियाणा की खिदमत करें और अपने देश की खिदमत करें और पूरे इलाके का नाम रोशन करें। सलोनी जी, आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते चंद शब्दों में कि वीमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे देखती हैं? जो अभी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना चालू की गई थी 2014 में, उसका इम्प्रूवमेंट अगर हम देखेंगे तो वो पूरे देश भर में आया है और सबसे ज़्यादा वो हमारे प्रदेश हरियाणा में आया है। PCPNDT रेट्स हो या फिर हमारा जो सेक्स रेशो एट बर्थ हो, चाइल्ड सेक्स रेशो है, सभी जिलों में उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। और जैसा कि बताया भी कि हर क्षेत्र में हरियाणा की बच्चियां, देश की बच्चियां नाम रोशन कर रही हैं। तो ऐसे में बस यही है कि हम और इम्प्रूवमेंट करते रहें। और बाकी मेवात का जो आपने बताया एक पॉजिटिव पॉइंट है कि चाइल्ड सेक्स रेशो बेस्ट है या फिर हमारा पॉजिटिव में है सेक्स रेशो, मैं ये चाहूँगी और ये मैं आगे ये देखती हूँ कि हम बस इसी तक सीमित ना रह जाएं। अगर बेटी बचाओ है तो हम बचा तो डेफिनेटली रहे हैं, बट हम बेटी को पढ़ाई भी, उसको आगे बढ़ने का और बिल्कुल उसके आगे मार्ग में, रास्ते में कोई रुकावटें ना आए, ये हम इंश्योर करने की जिम्मेदारी हमारी है। और मुझे ये लगता है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश इसे बखूबी निभाएगा आने वाले समय में। धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब वहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। उम्मीद करते हैं कि इस साल बेटियों की आवाज़ भी बुलंद होगी और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।